वेलकम टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैंने इससे पहले इस चैप्टर का एंटरप्रेन्योर जर्नी का समझाया था आपको कि बिल वेंगर के हिसाब से 7 तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं। उसमें से एक अपना पहला वाला था गो गेटर, ट्रेल ब्लेजर्स, मोटिवेटर्स, मैनेजर्स, डिप्लोमेट्स, अथॉरिटियंस, ये सब थे। ठीक है। और अर्बन क्लैब जो अपनी कंपनी है, उसका एक मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें वो कितना कैसे सक्सेसफुल कैसे बने और कैसे उनके पास आइडिया आया था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बिजनेस आइडिया के बारे में कि बिजनेस आइडिया मतलब कैसे जनरेट होता है, उसकी क्या मिसकंसेप्शंस है और क्या उनकी रियलिटी है। और बिजनेस आइडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस आइडिया आता कहाँ से है और क्या वेज होते हैं उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए, अब अपन पढ़ने वाले हैं ये बिजनेस आइडिया के मिसकंसेप्शन और रियलिटी के बारे में। ठीक है। अब बिजनेस आइडिया से आप क्या समझते हैं? बिजनेस आइडिया मतलब कोई भी ऐसा आइडिया जिसको हम एज अ बिजनेस उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे हम बिजनेस कर सकें। तो इस आइडिया से आप क्या समझते हैं? बिजनेस आइडिया ऐसा आइडिया जो हम बिजनेस में यूज कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एंटरप्रेन्योर को जिसको बिजनेस का करने का था दिमाग में होता है कि मेरे को बिजनेस ही करना है, तो वो कुछ जर्नल्स, कुछ मैगजीन्स, कभी न्यूज़पेपर्स, कभी कुछ लिटरेचर ऐसे पढ़ता रहता है। सब पढ़ते-पढ़ते उसको कभी आइडिया भी आ जाता है, कभी कुछ चीज़ें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के कोई ऐसे कस्टमर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी लोगों को आम जनता को प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको देख के भी उसको बिज़नेस करने का आइडिया आता है। लेकिन ग्रेट आइडिया के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि कैसे ग्रेट आइडिया कैसे आ जाता है? यूँ ही आ जाता है, चुटकी बजाओ नींद में से उठो ग्रेट आइडिया आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मिसकंसेप्शंस है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है ग्रेट आइडियाज जस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। आपको बैठे-बैठे आइडिया आ जाएगा, वाओ! फिर आपका बिज़नेस वो आइडिया इतना सक्सेसफुल हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ फ़िल्मों में ही होता है ना? ऐसा आइडिया अब मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ वो चीज़ें होंगी और आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको वेट नहीं करना है कि भई आइडिया आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? आपको नई-नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, नई-नई कोशिशें करनी पड़ेंगी, मैगज़ीन्स पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। फिर बातें करते-करते आप उनमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आपको ऐसे आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप बैठे रहेंगे आइडिया आएगा, ऐसा नहीं आता है आइडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन बट इंस्टीड अप्रोच आइडिया जनरेशन एज़ टॉप प्रायोरिटी। उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है कुछ मेरे को बिज़नेस आइडिया चाहिए, एक्टिविटी बाय डिवोटिंग सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम टू इट। तो वो नई-नई चीज़ें खोजते रहते हैं। देयर आर नो इलॉजिकल आइडियाज़। कभी-कभी ऐसे बोलते हैं कि जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो कभी भी हमेशा लॉजिकल होते हैं, कभी भी इलॉजिकल नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है, कभी-कभी हम सोचते रहते हैं हाँ, काश ऐसा होता, काश मेरे पास डोरेमोन की टाइम मशीन होती, मैं दूसरी जगह चल जाता। तो वो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने टाइम मशीन बना दी, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। इलॉजिकल आइडियाज़ होते हैं। ग्रेट आइडियाज़ आने से पहले बहुत ऐसे बेकार फालतू आइडियाज़ आते हैं जैसे को कभी सक्सेसफुल होंगे नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि इलॉजिकल आइडियाज़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, पर ऐसा ऐसा नहीं है, होते हैं इलॉजिकल आइडियाज़। कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो शुरुआत में आपको लगेगा कि बिल्कुल ये तो इम्पॉसिबल है, पर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने जाएँगे तो आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे देगी और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो ग्रेट बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है? फिर अपना थर्ड पॉइंट है चलिए भाई। हुँ। अपना थर्ड पॉइंट क्या है? द कस्टमर विल टेल यू व्हाट टू डू इफ यू विल ओनली लिसन। उसने बोला कि कस्टमर जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो उनके ही कस्टमर्स वही बताएँगे हमको क्या करना चाहिए हमको और बस हमको सिर्फ़ सुनना है कस्टमर्स की बात। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपको घर बैठे आइडिया देके जाए। हाँ, कभी-कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हो सकता है कि कोई कस्टमर ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको लगता है कि हाँ, भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, फिर आपने थोड़ा दिमाग लगाया, वो सॉल्व हो गया। पर हम हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कस्टमर्स बोलेगा कि हमको ज़रूरत होती है कि आम जनता को इस चीज़ों की प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं सिर्फ़ कस्टमर्स को सुन के ही आपको ग्रेट आइडिया आएँगे। वी कैन जनरेट ऑल द आइडियाज़ वी विल एवर नीड इफ वी सिट डाउन एट अ मीटिंग। उसने बोला कि कभी भी हमको कोई आइडिया की ज़रूरत हो तो बस अपने दोस्तों के साथ अपने जो बड़े लोग हैं जो नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ मीटिंग कर लो और आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसा हुआ कभी?
ऐसा तो नहीं होता है। आइडिया का आने का कोई टाइम और प्लेस स्पेसिफिक नहीं होता कि आप मीटिंग करने बैठे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है? तो आइडिया करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, बस आप रिसर्च करते जाओ, उसको करते जाओ, उस पे टाइम इन्वेस्ट करते जाओ, तो ज़रूर आपको वो आइडिया मिल ही जाएगा। ग्रेट आइडियाज़ आरंट द प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटिंग देम इज़। लोगों के पास आइडिया तो होता है, ये मिसकंसेप्शन बना रही हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है? तो ग्रेट आइडियाज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप आइडियाज़ आपके पास आ गया, तो आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है आइडिया को, कि जो मैंने आइडिया सोचा है, जो हमारा बिज़नेस आइडिया है, क्या वो फीसिबल है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा? उसका हम मतलब ऐसे बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, खोज कर लेते हैं कि भई हाँ, पूरी जानकारी होता है, पूरी जिस लैंग्वेज में बोलते हैं कुंडली निकाल देते हैं उसकी। तो उस आइडिया की हम कुंडली निकालते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हमने बिना उसको इवैल्यूएट करके, बिना फीसिबिलिटी स्टडी करके इम्प्लीमेंट किया, तो क्या होगा, अगर वो आइडिया फेल होने का होगा, वो फेल हो जाएगा और हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि भाई क्यों मैं करूँ ऐसा बिज़नेस, तो हर बार मेरा फेल होता है। तो आपको इम्प्लीमेंट करने से उसका अच्छी सी स्क्रीनिंग, उसके अच्छे से इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है? तो 5 कौन से मिसकंसेप्शन है? सबसे पहला कि ग्रेट आइडियाज़ अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी आ जाता है आइडिया, कोई इलॉजिकल आइडियाज़ नहीं होते हैं। तीसरा, कस्टमर बताएगा हमको। चौथा, हमको अगर आइडिया निकालना है तो मीटिंग में बैठ जाओ, आइडिया निकल जाएगा। और पाँचवा कि आइडियाज़ आना मुश्किल बात नहीं है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल बात है। ठीक है? अब आइडियाज़ कैसे जनरेट होती हैं? अब आप पूछेंगे कि आइडियाज़ कहाँ से जनरेट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं? इंट्यूशन आता है या एनालिसिस करनी पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है? तो बहुत सारे तरीके हैं आइडियाज़ जनरेट करने के। सबसे पहला है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं? मतलब कि जहाँ पे, जिस एरिया में या जिस एनवायरनमेंट में आपका जो मार्केट है, जिसमें आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसको अच्छे से स्कैन कर लीजिए कि किस उस मार्केट में क्या मैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या वो चल भी पाएगा? या उस एनवायरनमेंट को स्कैन करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन-सा बिज़नेस की ज़रूरत है इस मार्केट को। तो जैसे आपका एक एरिया है, आपकी कोई भी सिटी में रहते होंगे, तो आपका एक एरिया होगा जहाँ मेन मार्केट होगा, जिसको अपन बोलते हैं कि भई सिटी है, यहाँ पे तो सब कुछ मिलता है। ठीक है? तो आप मान लीजिए एक गांधीनगर है, ठीक है? मान लीजिए एक गांधीनगर है, वहाँ पे आपको राशन की शॉप मिल जाएगी, आपको और आपको स्टेशनरी की शॉप मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक शॉप मिल जाएगी और आपको टॉयज़ की शॉप मिल जाएगी और कुछ भी जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, क्लॉथ की शॉप मिल जाएगी, जूतों की शॉप मिल जाएगी। पर आप उसको स्कैन करेंगे, है ना? फिर आप देखेंगे कि भई यहाँ पे तो मुझे वो तो मिलेगा ही नहीं। मतलब आपको ज़ेरॉक्स करवाने के लिए कोई साइबर कैफ़े या बिल-विल भरने के लिए ई-मित्र टाइप्स, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। आप बहुत देखा, तो फिर आपको मतलब ऐसा 1-2 लेन पार करके 3-4 लेन पार करके फिर जाना पड़ता है, तो आपको ज़ेरॉक्स की शॉप मिलती है। तो आप उस एरिया में, उस गांधीनगर में क्या होगा? अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे ज़ेरॉक्स की शॉप खोल सकता हूँ। आपने स्कैन किया, फिर देखा ना, तो फिर खोली तो आपकी अच्छी चलने लग गई क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी। तो ऐसे ही स्कैनिंग होती है। किसी भी मार्केट में अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसकी ज़रूरत है भी उस मार्केट में या नहीं है। ठीक है? और आप जैसे मार्केट को कैसे स्कैन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स और बड़े-बड़े जो बिज़नेस इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब पढ़-पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि मतलब आप उस आइडिया पे इतना दिमाग लगाओ, इतना अलग-अलग उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के अलग-अलग तरीके सोचो कि मतलब आप 4-5 दोस्त हैं, आपस में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो 4-5 दोस्त मिलके बैठें और सोचें कि हम लोग क्या बिज़नेस कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाएँ, थोड़ा डिस्कशन करें, थोड़ा डिबेट करें। तो इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे आपने कभी ऐसे ग्रुप डिस्कशन में बैठे होंगे, कभी आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में भी बैठे होंगे, तो आप बातें करते कभी कुछ ऐसे टॉपिक पे पहुँच जाते हो, अरे वो ये कर रहा है, अरे वो कर रहा है, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, मेरे पापा ये करते हैं। तो कभी आपने इस टॉपिक में बात करी होगी कि आप आगे करना क्या चाहते हो? फिर आपको पता चल जाता है कि लोग क्या-क्या करना चाहते हैं। कोई लोग तो ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं कि भई दिखने में तो क्या सीधे-साधे लग रहे हैं। और उनके पास इतना अच्छा आइडिया होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही आपको पता चल जाता है कि एक अच्छा बिज़नेस आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है?
तो पहला तरीका एनवायरनमेंट को स्कैन करो, दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, डिबेट विबेट करो, ठीक है। और तीसरा तरीका है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको आम जनता की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आना चाहिए और उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आम जनता प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो भी क्रिएटिव तरीके से। कोई नॉर्मल कुछ ऐसा बना दो कि मतलब जो है ना, कभी लोग आगे फ्यूचर में इसके लिए परेशान हो ही नहीं। जैसे एट्रीब्यूट लिस्टिंग, इन विच एंटरप्रेन्योर डेवलप्स अ न्यू आइडिया बाय लुकिंग एट द पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एंड सो ऑन। दो तरीके होते हैं, दो अप्रोच होते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सबसे पहला कि आप एक प्रोडक्ट लो, है ना। मान लो मैंने ड्रिंक सर्फ ले लिया, उसके सारे क्वालिटीज लिख ली कि हाँ भाई इतने प्राइस का मिलता है, दूसरों से कंपेयर करो तो इतना महंगा है, और इतने और टाइड से कंपेयर करो तो सस्ता है, रिन से कंपेयर करो, सॉरी उससे घड़ी से कंपेयर करो तो महंगा है, कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, ज्यादा लगता है या ज्यादा केमिकल्स हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, ये वो सब आपने आइडियाज लिस्ट कर लिए। फिर आपने क्या किया, फिर उसको पूरा इवेल्युएट किया, फिर सोचा कि अच्छा इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा सर्फ निकालना पड़ेगा जो ना ज्यादा महंगा हो ना ज्यादा सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, और साथ ही साथ उसमें केमिकल्स भी यूज नहीं हो, और लोगों के हाथ पाथ खराब भी नहीं हो, और लोग उनको खरीदे, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो वो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स लिस्ट करके आप प्रोडक्ट को आप एक नया आइडिया निकाल सकते हो। या जिनको सर्फ यूज करने में प्रॉब्लम है तो लिक्विड लिक्विड सर्फ कहाँ से आइडिया आया होगा, ऐसे ही लिस्टिंग करके ही आइडिया आया होगा। फ्री एसोसिएशन, दूसरा है फ्री एसोसिएशन, वेयर बाय एन एंटरप्रेन्योर डेवलप्स अ न्यू आइडिया थ्रू अ चेन ऑफ वर्ड एसोसिएशंस। मतलब कि जैसे अपन गेम खेलते हैं ना, एटलास गेम खेलते हैं, कोई अफ्रीका बोलता है, अमेरिका बोलता है, ऐसे गेम खेला ही होगा अपने एटलास। तो ऐसे बातें करते करते अगर आप काम काम करेंगे बड़े बड़े लोगों से, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बातें करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा, तो वो क्रिएटिव आइडिया आएगा हमसे बातें करके, ठीक है। फोकस ग्रुप्स, चौथा है अपना फोकस ग्रुप्स, ठीक है। फोकस ग्रुप आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। फोकस ग्रुप्स क्या है, इसमें कुछ लोग अभी जो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो मिलके डिस्कशंस करते हैं, और फिर जैसे मैंने सोचा कि आइडिया हो सकता है, फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे कि ये आइडिया के क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, और फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और फिर अगर वो सब मतलब क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है, तो हम उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बातें करते करते, डिस्कशन करते करते एक आइडिया से दूसरा आइडिया आ जाएगा। तो फोकस ग्रुप्स भी एक तरीका है, ठीक है। पांचवा है अपना मार्केट रिसर्च। जैसे अपना इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, सेम अपना मार्केट रिसर्च भी है। ज्यादा कोई है नहीं कि आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो अपन आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब मान लो आप सर्फ ही लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या मार्केट में उसकी उतनी डिमांड रहेगी जितने बाकी सर्व्स की है, और आपकी क्या पोजीशन रहेगी मार्केट में, आपको इन डेप्थ उस मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 तरीके हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा क्रिएटिव थिंकिंग, सॉरी क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकस ग्रुप, और पांचवा मार्केट रिसर्च। अब इंट्यूशन क्या होता है पता है आपको? इंट्यूशन होता है कि मतलब बोलते नहीं, मेरे अंदर की आवाज आ रही, मेरी गट फीलिंग है, मेरे कंसाइंस है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मतलब एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई बोलता गंदे मार्क्स आएंगे, बोलता मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। तो ये जो इंट्यूशन वाली फीलिंग आती है ना, ऐसा अपन सोचते हैं कि भाई कुछ गलत होने वाला है, ऐसा आपके मन में कभी कभी आता है, डर लगता है आपको, तो ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस whereby we subconsciously make decisions based on our cumulative knowledge and experience। जितना हमने इतना अपने लाइफ टाइम में जितना भी नॉलेज कमाया है और जितना भी एक्सपीरियंस है हमको, वो उससे रिलेटेड जो फीलिंग आती है कोई बिजनेस आइडिया को देख के, तो वो होता है अपने इंट्यूशन। बहुत सारे मेथड्स हैं अपने आइडियाज जनरेट करने के, लेकिन इंट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कभी बिजनेस आइडिया को सोच रहे हो, कभी कभी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको एक ऐसी गट फीलिंग आती है आपको ये करना चाहिए। अगर ऐसा भी होता है कई बार लोगों का, कभी अगर आपने वो नहीं किया वो काम, तो आप कुछ आपके प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बोलते हैं ना मैं तो सोच ही रहा था, मैं तो कर लेता, तो अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। वही होती है इंट्यूशन वाली फीलिंग, ठीक है। तो इंट्यूशन का है बिजनेस आइडिया में बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो आपके करियर में आगे, आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ करना चाहिए,
आप हाथ उसको कर लो, आप मत सोचो कि गलत होगा कि सही होगा, उसको कर लो, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मार दिया तो मेरे को आगे प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए रोल ऑफ इंट्यूशन का मतलब यही होता है ना। अब आइडियाज को हमने जनरेट कर लिया, उसके मिसकंसेप्शन के बारे में पढ़ लिया और हमने वेज भी सीख लिए, तो अब हम देखेंगे आइडियाज को इवेलुएट कैसे किया जाता है। इवेलुएट मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, मतलब उसको देखना कि जो आपने आइडिया सोचा है क्या वो सही है कि नहीं, क्या वो काम करेगा कि नहीं, क्या उसके प्रोन्स है, क्या उसके कॉन्स है, सब इवेलुएट करना। ठीक है, तो सबसे पहला है after all we one wants to pursue that option going to allow one to best meet one's goal given the resources are available। मतलब कि आपको अपना गोल अचीव करना है, जितने आपके पास रिसोर्सेस है उस हिसाब से। मतलब मान लो आपने 2 लाख रुपए जमा कर रखे, आपके फादर ने आपको 5 लाख रुपए और दे दिए, तो कुल मिला के 7 लाख हो गया। आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, फिर आप 7 लाख से कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको सोचना है। और फिर जब आपने सोच लिया तो क्या अब वो सक्सेसफुल होगा या मेरे 7 लाख डूब जाएंगे, तो वो भी आपको चेक करना है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आपने क्या हम इवेलुएट करने की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि जरूरी क्यों है इवेलुएट करना। सबसे पहला है टू डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मतलब आइडिया तो हमने सोच लिया कि हाँ भाई मुझे ये बिजनेस करना है, पर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या है। तो इवैल्यूएशन करते करते आपको ये सबसे पहला स्टेप पता चल जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जैसे जैसे आप उसको इवैल्यूएट करना चालू करेंगे तो आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, फिर आप उस पर भी ध्यान रखेंगे। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड, जैसे आप मान लो एक क्वेश्चन करने बैठते हो और वो क्वेश्चन है ना, शुरू आपने एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सुन लो, है ना, एक एडजस्टमेंट किया, दूसरा एडजस्टमेंट नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन का बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। तो उस हिसाब से ही जैसे अपन आइडियाज को इवेलुएट करते हैं तो हमको अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता है और हम फिर ऐसे वापस दोबारा दोहराते नहीं हैं वो गलतियां। तो इवेलुएट करने से ये भी एक फायदा होता है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द आइडिया, सो प्रोज एंड कॉन्स वाला पॉइंट कि आपको पता चल जाएगा कि क्या आइडिया सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, मुझे क्या रिस्क लेनी पड़ेगी, वो सब। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वो 7 लाख, सब 7 लाख को आप कितना अच्छी तरीके से, कितनी मशीन खरीदते हो, कितने दुकान किराए पे लेते हो, क्या आप कितने एम्प्लॉइज रखते हो, वो सब आपके दिमाग में, कितना रॉ मटेरियल लेते हो, सब आपको उन्हीं 7 लाख में से करना है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने आइडिया जो इम्प्लीमेंट किया है क्या वो 7 लाख को 7 लाख से 14 लाख बनाएगा या 7 लाख से 0 बना देगा। तो आपको वो अपनी रिसोर्सेज का लिमिटेड जो यूज है उसको ढंग से यूज करना है। टू मिनिमाइज रिस्क वाइल मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, ये अपना मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये तो मतलब ऐसे दिमाग में लिख लेना चाहिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं, कि हम अपने रिस्क को कम से कम रखें और ज्यादा से ज्यादा अपनी रिटर्न, मतलब जो आपके बिजनेस में से प्रॉफिट होगा उसको मैक्सिमाइज करें। तो हम आइडिया करने, मतलब जो आपने आइडिया सोचा उसको करने के 5 तरीके हैं। तो आपको सब सब तरीकों को इवेलुएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसमें सबसे कम रिस्क है और किसमें सबसे ज्यादा है, और फिर किसमें सबसे रिटर्न कम है और किसमें सबसे ज्यादा है। तो वो तरीका अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आपको वो चुनना पड़ेगा, फिर तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। वरना अगर आपने इवेलुएट नहीं किया तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आपको रिटर्न तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, है ना। इवेलुएट करने के आइडिया के 4 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला टू डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सबसे टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आइडिया, तीसरा है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, चौथा मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, अब ये जो है ये वॉलमार्ट की कहानी है और आपको पता चलेगा कि वो जो वॉलमार्ट है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो आप ये देखिए वीडियो, फिर वैसे तो मैं आपको वीडियो के बाद नहीं पढ़ाती हूँ, पर इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है वो अपन पढ़ेंगे और फिर अपन इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देंगे। और तब अभी फिलहाल तो आप वॉलमार्ट का वीडियो देखिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गूगल, फेसबुक, सैमसंग और टेस्ला जैसी टेक जायंट्स के ऊपर एक स्टोर बेस्ड कंपनी राज कर रही है, और वो भी लगातार पिछले 6 सालों से। आखिर कैसे ये 2014 से अब तक इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि सभी बिग ब्रांड्स को पछाड़कर ये सबसे आगे है? जी हाँ, ये मौजूदा समय की दुनिया की नंबर 1 कंपनी वॉलमार्ट है।
वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है जो रिटेल एंड ऑनलाइन स्टोर चलाती है। तो आइए जानते हैं कैसे साल दर साल एक एक कदम चलकर सिंपल से आइडिया पे बेस्ड इस कंपनी ने सभी को पीछे छोड़कर बिजनेस इंडस्ट्री में इतिहास कैसे रच दिया। यूं तो वॉलमार्ट की स्टार्ट 1962 में सैम वॉल्टन नाम के एक अमेरिकी नागरिक ने करी थी, पर शायद इस सपने की शुरुआत 1945 में ही हो गई थी जब सैम ने बेन फ्रैंकलिन नाम के एक स्टोर खरीदा। स्टोर को एक इनिशियल पुश देने के लिए उन्होंने सभी सामान और स्टोरों के मुकाबले कम दाम में बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें शुरुआत में तो बहुत कम मुनाफा हुआ। पर जब लोगों ने ये देखा कि वही सामान कम दाम में मिल रहा है तो उन्होंने सारा सामान सैम की स्टोर से ही लेना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ ही समय में सैम का ये स्टोर बाकी स्टोरों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। बस यहीं से सैम को डिस्काउंट की इंपॉर्टेंस का पता चला और उन्होंने वॉलमार्ट का सपना देखा। बात करें सैम की पर्सनल लाइफ की तो उनका जन्म 1918 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक छोटे से शहर किंगफिशर में हुआ था। 1942 में 24 साल की उम्र में सैम अमेरिकन आर्मी से जुड़ गए और एक साल बाद ही उनकी शादी हेलेन रॉबसन से हो गई थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बेंटावेल आ गए, जहां उन्होंने बेन फ्रैंकलिन स्टोर खरीदा और स्टोर डिस्काउंट का महत्व समझा। सैम ने अपनी लाइफ के 15 साल यहीं बिताए और काफी मुनाफा कमाया। छोटे से शहर में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद सैम अपने इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो 1962 में 44 साल की उम्र में रॉजर्स टाउन में आए, जहां उन्होंने वॉलमार्ट स्टोर की स्थापना की। सैम ने वॉलमार्ट के दम पर अच्छी क्वालिटी की चीज बेचना शुरू कर दिया। चीजों की क्वालिटी देख वॉलमार्ट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया और सैम का ये बिजनेस इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगा जितना उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहले वॉलमार्ट की सफलता के बाद सैम एक के बाद एक वॉलमार्ट स्टोर खोलते चले गए। 1967 तक वॉल्टन फैमिली ने अमेरिका में 24 स्टोर खोल डाले, जिससे उन्होंने कुल $12.7 मिलियन का सामान बेचा। 1970 में वॉलमार्ट कंपनी पब्लिक डोमेन में चली गई। पब्लिक डोमेन में आने के बाद आम कंपनियां अपने बेसिक फॉर्मूलाज बदल देती हैं, पर सैम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिर भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एट अ चीपर प्राइस वाले अपने फॉर्मूला से ही स्टिक किया। सैम हमेशा कहा करते थे कि वो लोगों की बचत करने में मदद करना चाहते हैं, जिससे वो बचे हुए पैसों से अच्छी जिंदगी जी पाए। यहाँ तक कि इतनी पॉपुलैरिटी कमाने के बाद भी वॉलमार्ट के पहले शेयर की कीमत मात्र $16.5 थी। धीरे धीरे सैम ने वॉलमार्ट को एक ब्रांड बनाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अमेरिका में कई जगह उन्होंने सैम्स क्लब और वॉलमार्ट स्टोर खोले। 1972 तक तो वॉलमार्ट इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई थी कि इस साल वॉलमार्ट को अपने 51 स्टोरों के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 71 मिलियन की सेल का। 1992 में सैम को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया। 5 अप्रैल 1992 को सैम वॉल्टन ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। सैम के जाने के बाद वॉलमार्ट एक पब्लिकली ट्रेडेड फैमिली बिजनेस बन गया और इसे वॉल्टन फैमिली मिलकर संभाल रही है। सैम के जाने के बाद भी वॉलमार्ट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। 1993 में वॉलमार्ट ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा जब उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में ही $1 बिलियन की सेल की। 1997 में वॉलमार्ट 100 बिलियन का टर्नओवर जनरेट करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। 2000 में वॉलमार्ट ने ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और walmart.com का जन्म हुआ। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर खरीदकर इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। जब सैम ने वॉलमार्ट की शुरुआत की तब सभी ने इसका विरोध किया और बोला कि कम दाम में सामान बेचकर सफलता हासिल करना नामुमकिन है। पर शायद आज मैं, आप और सभी जानते हैं कि कौन कितना सही था। आज वॉलमार्ट रिटेल इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया भर में इसके कुल 11,000 से भी ज्यादा स्टोर्स और 2.2 मिलियन से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इसीलिए कहा जाता है चेज द विजन नॉट द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। थैंक यू। हाँ, तो देखा आपने वीडियो, कैसा लगा आपको? मुझे उम्मीद आपको अच्छा ही लगा होगा। अब अपन पढ़ेंगे फीसिबिलिटी स्टडी के बारे में। फीसिबिलिटी स्टडी क्या होती है? मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं आइडियाज को वैलिडेट करने के। एक तो अपन उसको बार बार देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, देखें कि क्या कैसा आइडिया, उसके स्ट्रेंथ वीकनेस निकालें, और दूसरा उसको ऊपर से नीचे तक स्टडी करें कि क्या इकोनॉमिक तरीके से वो सही है, लीगल तरीके से आइडिया जनरेशन सही है, और क्या टेक्निकल चीजें हो सकती है उसमें, वो सब होते फीसिबिलिटी स्टडी में आता है।
ठीक है। तो सबसे पहला फीसिबिलिटी स्टडी में क्या आएगा, देखिए फीसिबिलिटी स्टडी में सबसे पहले क्या आएगा, फीसिबिलिटी स्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, सिचुएशंस देखते हैं, या आउटकम्स क्या होगा उस प्रोजेक्ट का, उसके कितने कॉस्ट है, कितने बेनिफिट्स हैं, और साथ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कोई प्रॉब्लम का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी से बहुत हेल्प होता है एंटरप्रेन्योर को। तो क्या क्या हेल्प होती है आप देखिए, लिस्ट इन डिटेल ऑल थिंग्स दे नीड टू मेक द बिजनेस वर्क। पहले आप नोट करेंगे कि आपको क्या किस किस चीजों की जरूरत है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन टू, और रेंट प्रेमाइसेस चाहिए आपको, एम्प्लॉयज चाहिए आपको, ये रॉ मटेरियल चाहिए आपको, जो टूल्स चाहिए, तो वो सब आपको पता चल जाता है फीसिबिलिटी स्टडी से। आइडेंटिफाई लॉजिस्टिकल एंड अदर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है उस बिजनेस के रिलेटेड, और उसके सॉल्यूशंस भी पता चल जाएंगे। डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू कन्विंस अ बैंक और इन्वेस्टर दैट द बिजनेस इज वर्थ कंसिडरिंग एज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं हम लोग मार्केटिंग करने के, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने की, ताकि बैंक जो है या तो हमको लोन दे या इन्वेस्टर में इन्वेस्ट करे, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके, क्योंकि कैपिटल के बिना तो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए ताकि बैंक या इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करे। सर्व एज अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग देयर बिजनेस प्लान। फीसिबिलिटी स्टडी का हमको एक फाउंडेशन बनाता है, हमारी नींव तैयार करती है कि हमने जो बिजनेस प्लान सोचा है वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इससे फीसिबिलिटी स्टडी हेल्प करती है। अब 4 तरीके की फीसिबिलिटी स्टडी होती है। सबसे पहला मार्केट फीसिबिलिटी स्टडी, मतलब जहाँ जिस एरिया या जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में पूरा स्टडी करना, उसकी इंडस्ट्री के बारे में, जैसे आप स्टील का कुछ काम करने वाले तो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के बारे में, करंट मार्केट क्या भाव चल रहा है, क्या इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से दुकानें हैं, और उसका आगे फ्यूचर में 5 साल बाद इस इंडस्ट्री का क्या है, पोटेंशियल क्या है, कंपटीशन क्या है, कितने सेल्स होती है, कितना रेवेन्यू होता है, और बायर कौन कौन है, तो वो सब आपको मार्केट फीसिबिलिटी में पता चल जाएगा, कितने कस्टमर्स आएंगे। टेक्निकल फीसिबिलिटी मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको कैसे डिलीवर किया जाएगा, मटेरियल के टर्म में, रॉ मटेरियल्स कितना चाहिए, लेबर कितना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक शहर में बेचना है या दूसरे शहर में बेचना है, मतलब आपने बनाया तो आपने राजस्थान में बड़ा बिकेगा, वो अजमेर उस बिकेगा, सॉरी दिल्ली में या असम या गुवाहाटी साइड बिकेगा, तो आपको वो सब देखना पड़ेगा, कौन सी टेक्निकल चीजें, टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए आपको, वो सब दिखेगा उसमें, है ना, वो सब हम देखेंगे टेक्निकल फीसिबिलिटी में। फाइनेंशियल फीसिबिलिटी में क्या देखेंगे, कितना कैपिटल चाहिए आपको वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और कितना आपको, अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना वापस प्रॉफिट होगा। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल फीसिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फीसिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करेंगे, या पार्टनरशिप स्टार्ट करें, या कंपनी स्टार्ट करें, या कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करें, वो सब फीसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल फीसिबिलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब है फीचर्स। अब फीसिबिलिटी स्टडी के क्या फीचर्स होते हैं, तो एक एक मैं पढ़ के बताती हूँ, है ना। A feasibility study is a process in which an idea is studied to see if it is feasible, that is if and how it will work, कैसे काम करेगा वो पूरा, आप उसको पूरा प्रोसेस होता है वो। A comprehensive feasibility study looks at the entire structure, needs and operation, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक बिजनेस को स्टडी करना है, उसका comprehensive feasibility कहलाता है। A limited or project feasibility study looks at one specific task, और जैसे feasibility study में तो सब आ गया, तो उसमें मैं भी बताया था मैंने, मार्केट आ गया, टेक्निकल आ गया, फाइनेंशियल आ गया, ऑपरेशनल आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल आ गया, तो वो एक एक। अगर लिमिटेड फीसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक एरिया देखना, स्टडी करना, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल पूरा स्टडी करना। अब feasibility study looks at both sides, pros and cons दोनों देखती, covering disadvantages and advantages, and troubleshoots potential problems, जो प्रॉब्लम आने वाली हो सकता है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की भी हेल्प करता है। feasibility study is not a plan but serve as a foundation for developing a plan। स्टडी कोई प्लान नहीं, मतलब आपने सोचा, एक आइडिया आया, आपने उसको स्टडी किया, बोला हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम आएंगी तो मैं सॉल्व कर लूंगा, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया, तो फीसिबिलिटी स्टडी जो है वो प्लान से पहले आती है। मार्केट फिजिबिलिटी स्टडीज नॉट अ मार्केटिंग प्लान, कि आप मार्केटिंग कैसे करने वाले हो, वो प्लान नहीं है फिजिबिलिटी स्टडी, पर मार्केट को स्टडी करती कि कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या बायर्स हैं,
वो सब बताती है और हमको मार्केट प्लान बनाने में हेल्प करती है। इन एडिशन टू अ बिजनेस प्लान, एन इन्वेस्टर और lending institution may require the submission of a feasibility study before considering the request for capital। कभी कभी जो बैंक है, जो बड़ी कंपनीज लोन मांगती है, लोन जो है बहुत बड़े अमाउंट का होता है, तब वो आपसे फीसिबिलिटी स्टडी भी मांगती है कि क्या आपने जो आइडिया सोचा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो फीसिबल है, क्या वो सक्सेसफुल होगा। तो वो आपसे वो फीसिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट भी मांगती है। ये फीचर्स हैं फीसिबिलिटी स्टडी के। अब देखिए फीसिबिलिटी स्टडी में क्या क्या होता है, उस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन कि क्या होगा उसमें, मतलब किस तरीके का बिजनेस है, प्रोडक्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे, मार्केट कौन सी इंडस्ट्रीज है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री, बिजनेस मॉडल, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, आपकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, आपको कितनी मशीनरी चाहिए, मैनेजमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, कितने मैनेजर्स, कितने एम्प्लॉइज आपके नीचे काम करेंगे, रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, कोई कहीं आपने ऐसा बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आप लीगली इलीगल हो जाएं या फिर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स की क्या क्या रिस्क हो सकती है, आपको क्या क्या आ सकता है, और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बैलेंस शीट, 5 साल की बैलेंस शीट बना दी, प्रोजेक्शन कर ली, कैश फ्लो बना दिया, ब्रेक इवन एनालिसिस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस करेंगे, कंक्लूजन। तो फीसिबिलिटी स्टडी का पूरा रिपोर्ट ऐसे बनती है, एक एक टॉपिक को कवर किया जाता है। ठीक है, लास्ट है अपना अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट मतलब जो आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोची है उसको पूरा इन डेप्थ स्टडी करो, जैसे फीसिबिलिटी स्टडी होती है ना वैसे ही सेम है, उसको इन डेप्थ स्टडी करो। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपको मतलब ऐसा आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो आप उस आपका माइंडसेट उसमें लगा हुआ है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं इस प्रोडक्ट को भी डेवलप कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सारे रिसोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर उस अपॉर्चुनिटी को आप पूरा तरीके से अच्छे से असेस करेंगे कि क्या ये मेरा जो अपॉर्चुनिटी मैं सोच रहा हूँ वो फीसिबल है कि नहीं, या गवर्नमेंट की कोई रोक टोक तो नहीं है, या मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, प्राइसिंग क्या रहेगी, प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से असेस करते हैं, तो वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। ठीक है, तो ये जो बिजनेस प्लान है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू।